Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Hope so you people are well and enjoying your life. पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप प्रिपरेशन में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। इसमें हम करने वाले हैं फ्लूइड। इसमें हम करेंगे उसके साथ फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लेंगे, बर्नौली इक्वेशन उसकी एप्लीकेशन देख लेंगे, ऑसिलेशन और सिंपल पेंडुलम देख लेंगे। बच्चों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स। आल्दो की चीज़ें बहुत इजी हैं बट इनके अंदर जो हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं उस हवाले से आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक जो है वो हमारी वीडियोस पहुंचती रहे और कोई वीडियो जो है वो मिस ना हो। क्योंकि पीपीएससी लेक्चर सीरीज में जितने भी लेक्चर्स मैं आप तक पहुंचा रही हूँ वो सारे वो लेक्चर्स जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं। एंड बिलीव मी कि मैंने इन्हीं नोट्स को प्रिपेयर करके अपनी लेक्चरशिप प्रिपरेशन की जो थी वो की है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लेक्चरशिप जो है वो क्लियर की है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुनना है और हर लेक्चर को आपने सुनना है। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपकी चैप्टर वाइज एफएससी के अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ। ठीक है, और अपने अपने आपने नोट्स बनाने हैं, उनमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपने एक साइड पर लिखने हैं। चाहे तो आप टॉपिक के साथ साथ लिखते जाएं, चाहे आप एक अलग जो है वो अपने नोट्स बनाते जाएं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के। और जो है वो आपने अपनी जो एफएससी की बुक्स है उसको बहुत अच्छे से रिव्यू करना है। मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि आप कारवान की जो है वो बुक ले लें, आप ब्लॉगर्स की बुक ले लें, आप ये बुक ले लें तो आपकी लेक्चरशिप की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ आपने करना सिर्फ ये है कि आपने एफएससी के जो लेक्चर्स मैं आपको दे रही हूँ उसके साथ आपने बुक ओपन करनी है। जो जो चीज़ें यहाँ से मिसिंग हो रही हैं उनमें कोई हिडन कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो ऐसे है कि वो डायरेक्टली आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। आपने वहां से देख के अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं सुना तो आप उनको सुन लीजिएगा, पीपीएससी की जो सीरीज है उसमें सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड हमारे पास एक कंप्रेसिबल जो है लिक्विड की फॉर्म होती है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें फ्लूइड में जो है ये हम लिखा हुआ है कि लिक्विड और गैसेस दोनों को हम फ्लूइड कह सकते हैं। हाँ, ये होता है कि गैसेस में थोड़ी विस्कोसिटी कम होती है और लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, ड्रैग फोर्स अगर आप कहें कि आप गैसेस में है, अच्छा हर जगह पे जहाँ भी मोशन हो रही होती है वहां पे समवेयर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स जरूर एक्ट कर रही होती है। ठीक है, जब आप रिटार्ड जिसे आप कहते हो कि अपोजिट फोर्स होती है आपकी, जब आपकी एक प्लेन और एक सरफेस पे आप कुछ चीज मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में उसकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। बट इन गैसेस आप कहते हो कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी ड्रैग फोर्स होगी। एंड दिस ड्रैग फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यानी कि स्पीड जितनी ज्यादा आपकी इंक्रीज होगी ड्रैग फोर्स उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। इसका जो फार्मूला है वो भी आपका जो एफएससी की बुक है FD = 6 जो है वहां पे दिया हुआ है, जो कि डायरेक्टली रिलेशन आपका बताता है कि जितनी ज्यादा स्पीड ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होगी इन गैसेस तो आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी। इसकी एक लाइव एग्जांपल ये है कि जब आप कार में या किसी भी व्हीकल में बैठे होते हैं और आप अपना हाथ जो है वो बाहर की तरफ करते हैं तो आप मुंह आगे की तरफ कर रहे होते हैं लेकिन आपका हाथ जो है वो पीछे की तरफ जाता है। यानी कि वहां पे ड्रैग फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है और जितनी तेजी से आपका जो गाड़ी है वो चल रही होती है उतनी तेजी से आपके ऊपर जो है वो ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही होती है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलोसिटी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो आपकी ये लिक्विड की लेयर्स होती हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है और जिनकी वजह से एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं, दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका स्ट्रोक। लास्ट स्ट्रोक्स ला आपको वही है कि FD = 6π/RV, यानी कि आपका जो ड्रैग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ठीक है, स्ट्रोक ला की स्टेटमेंट यही है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉलिंग होता है। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब इसका जो वेट है ये अपोजिट में जो फोर्स लग रही है उसकी इक्वल हो जाता है। ठीक है, जब ये वेट आपका इसकी इक्वल हो जाता है दैट टाइम जो स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड जिसके साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, रिमेंबर दैट स्पीड इज द आर विज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो आप ये कहते हो कि दैट स्पीड इज नॉन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है 2 ρg r²9 आपसे ये पूछा जाता है कि जो टर्मिनल स्पीड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे कभी भी पीपीएससी में नहीं आते, एज आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं।
आपको ये कहा जाता है कि स्फेयर इज मूविंग इन द स्फेयर इज फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग, ठीक है। और अगर आप उसका रेडियस इंक्रीज कर देते हैं, डबल कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, क्वार्टर कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट हम कंटिन्यूटी को बहुत डिटेल से देखेंगे, बर्नौली इक्वेशन को भी हम देखेंगे और टॉरस थ्योरम को भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी बेसिकली क्या है, जब द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, आपका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का एंड द फ्लूइड स्पीड, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज द कांस्टेंट। सबसे पहले तो आपने बच्चों को याद रखना है कि ए और वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एरिया और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट एट एनी पॉइंट एट इट विल रिमेन द कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे आपकी स्पीड जो है वो कम होगी। अब अगर आपको ये कहा जाता है आपका एरिया जो है वो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपने याद इस तरह से रखना है, एक वेलोसिटी के साथ है और एक आपके साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ है आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी इज द फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द फ्रीली फॉलिंग, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग मूव हो रहा होगा तो वहां पे आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा, बट फॉर द फ्लूइड या लिक्विड जो होता है उसके लिए आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो वह होगा। यहाँ पे ये होगा कि अगर जो रेडियस है उसको इंक्रीज करेंगे तो आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जब एरिया इंक्रीज होगा तो आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। बट इन द केस ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, अगर आपका रेडियस इंक्रीज होगा तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जिसका कॉन्सेप्ट है जी वो है द कांस्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड एंड सिंपली फ्लो रेट। अब पूछा ये जाता है कि जो कांस्टेंट है ये किसकी इक्वल है, तो कांस्टेंट आपके पास किसके इक्वल होगा। सिंपली तो आप ये भी देख सकते हो कि आप इसकी यूनिट्स निकाल सकते हो। एरिया की यूनिट मीटर होती है, मीटर स्क्वायर होती है, और इसकी मीटर पर सेकंड होती है, तो ये आपके पास मीटर क्यूब पर सेकंड बनती है, यानी कि ये आपके पास वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बनती है। जिसे आप कह सकते हो वॉल्यूम पर सेकंड, या फिर सिंपली फ्लो रेट भी कहते हैं। आपसे एग्जामिनर जो पूछता है वो ये पूछता है जो कि ना कंटिन्यूटी है उसमें कांस्टेंट किसकी इक्वल है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कांस्टेंट जो है वो हमारे पास। अगर आपको याद नहीं भी रहता तो आपने सिंपल इसके यूनिट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम पर टाइम या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड की आपके पास है। It follows the law of the conservation of the mass. The most important concept is that कि equation of continuity में हम law of conservation of mass को follow करते हैं, whereas in the Bernoulli equation we follow the law of the conservation of the energy, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट वेज में आ सकते हैं, आपने इन चीजों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको माइंड में रखना है, ठीक हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने साथ ही आपके टॉपिक के दे दिए हैं। फर्स्ट इज द according to equation of the continuity a1 v1 a2 v2 is equal to constant, the constant is equal to अभी हमने पढ़ा है that will be equal to the flow rate. law of the conservation of the mass for the case of the fluid motion is, अच्छे से कहा जाता है कि फ्लूइड में जो है वो कंटिन्यूटी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें चीज जो है वो क्या है। law of conservation of the mass for the case of the fluid motion is energy, mass, momentum and all of the things, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज मिस्टेक। यहाँ पे आप ये आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो ये भी हो सकते हैं बर्नौली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, टोरिश-शिलर थ्योरम, या आला हदीस, ठीक है। तो इनको आपने देख लेना। तो आप अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द मास दैट इज वैलिड फॉर द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द फ्लो फ्लूइड इंक्रीज वेयर प्रेशर इज। अब आपके पास ये है कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड है वो कहाँ पे इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट आगे है बट आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे प्रेशर ग्रेटर होगा वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो लो हो जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीज्ड, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाता है द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड मस्ट बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू, जो स्पीड है उसकी वो किसके अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वेक्टोरियल रिलेशन के अकॉर्डिंग, बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, या टॉरस-शिलर की। जब सारे आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे ना तो इस चीज का आंसर आपको तब पता चलेगा, स्टिल आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपने जो है वो के क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है एंड स्पीड जो है उसकी वो इंक्रीज हो रही है। अगर सिंपल वे में आप देखें तो ए बी से आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनती है, ठीक है। बट जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
The beginning of the continuity, the unit of the AV is given as unit of the AV आपके पास क्या है, मैंने अभी आपको पीछे बताया क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी आपके पास बर्नौली इक्वेशन का। बर्नौली इक्वेशन आपको स्टेट करती है, जी स्टेटमेंट इसकी क्या है, द प्रिंसिपल दैट द सम ऑफ द प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, यानी कि जो जितने भी इनका सम है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल रिमेन द कांस्टेंट एट एनी पाथ, ठीक है। और जो कांस्टेंट है यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो प्रेशर की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेशर है। अगर आपसे ये पूछा जाता है, आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो कि इनको दोनों साइड होती हैं, उनका जो यूनिट होता है डायमेंशनल एनालिसिस ये कहता है कि वो दोनों चीजें, उनकी जो दोनों यूनिट्स दोनों साइड पर है वो दैट विल बी इक्वल। अगर प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर है तो इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, और इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, और कांस्टेंट की भी यूनिट वही होगी जो कि प्रेशर की होगी, ठीक है। एप्लीकेशन इसमें क्या है, जो टोरिसेलेस थ्योरम और वेंचुरी रिलेशन है। टोरिसेलेस थ्योरम देखते हैं कि स्पीड ऑफ द फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इज फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 minus h2 अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि अगर आपका जो फ्लूइड है वो ऊपर से नीचे फॉल हो रहा होगा, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के एक्शन में वो फॉल हो रहा है तो आपका जो वेलोसिटी है दैट विल बी द वेलोसिटी रिलेशन विल बी इक्वल टू दिस v इक्वल टू g h1 minus h2, यानी कि जितनी हाइट वो कवर करेगा ना, जितनी ज्यादा हाइट डिफरेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक हो गया। where the speed is the high the pressure will be the low, ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपकी स्पीड हाई होगी वहाँ पे आपका प्रेशर लो होगा, और ये हम कितनी अभी मैंने आपको पीछे बताया कि आपने ये याद रखना है कि स्पीड और प्रेशर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेशन है। अच्छा जी, इसके एग्जांपल्स क्या हैं कि प्रेशर हाई और स्पीड लो की जो इनवर्सली रिलेशन, इसके एग्जांपल्स क्या हैं जी, लिफ्ट ऑन द एरोप्लेन, ऑन एन एरोप्लेन, ठीक है, स्विंग ऑफ द टेनिस बॉल इन द एयर। अब आप देखें कि एरोप्लेन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, तो उसके जो नीचे होता है ना, नीचे की तरफ से उसकी स्पीड, उसकी विंग्स होते हैं, उसके नीचे की तरफ से स्पीड कम होती है। जब स्पीड कम होती है तो नीचे से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको ऊपर जाने में हेल्प आउट करता है। सेम इन द केस ऑफ द टेनिस बॉल, उसमें भी यही होता है, जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है, तो जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर हाई होगा, जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप। तो हमारे पास ये दोनों जिनकी मूवमेंट्स है वो उनकी होती है। फर्दर इन डिटेल पढ़ने के लिए आप जो एफएससी की बुक जरूर कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सेम अगेन है हमारे पास। जी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है जी, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आते, मैंने आपको बहुत बार बताया है। पीपीएससी में डायरेक्ट आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है जी, टू रो रिपोर्ट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन। जब आपके पास सेम डायरेक्शन में वो मूव हो रही है और उसको पुल भी कर रही है, तो उनके दरमियान जो प्रेशर है वो क्या होगा, आया कि वो प्रेशर हाई होगा, लो होगा, कांस्टेंट होगा या नॉन ऑफ द दीज होगा। इसके लिए आपने ये देखना है कि वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब है दे आर द मूविंग फास्टली। व्हेन दे आर द मूविंग फास्टली देन देयर मस्ट बी द प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशनशिप जो है वो रिवर्स रिलेशनशिप है, सो देयर विल बी द लो प्रेशर, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट्स लाने हैं और कॉन्सेप्ट से अपने रिलेशन क्रिएट करने हैं, ठीक है। A device used to measure the speed of the flow, liquid flow is known as a speedometer, venturimeter, both in none of the case. ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी कब होती है, जब आपके पास ब्लड प्रेशर की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होती है, इसको आपने देख लेना है। इन द ऑर्बिटिंग स्टेशन will the blood pressure in the major arteries in the leg ever greater than the blood pressure in the major arteries in the neck? इसका कॉन्सेप्ट ये कि बच्चों जब स्पेस में होता है तो जो वेट होता है वो जो भी मैस होता है वो वेटलेस हो जाता है। तो वेटलेस हो जाता है तो डजेंट मैटर कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कहाँ पर ग्रेटर है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे, तो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो यू कैन से डेट स्पेस में जो है वो वेटलेस होने की वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर डेट विल रिमेन द सेम, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग नियर द फास्ट मूविंग ट्रेन मे फॉल, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो ट्रेन के पास खड़ा है तो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द ट्रेन फॉल करेगा, टुवर्ड द ट्रेन ऑन हिमसेल्फ। अच्छा ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, आप खुद भी देखिए कि अगर आप ट्रेन या किसी फास्ट मूविंग जो व्हीकल्स होती है उसके करीब खड़े हो तो आप जब आपके पास से गुजरेगा तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दैट अट्रैक्शन विल बी ड्यू टू द हाई स्पीड एंड द लो प्रेशर, ठीक है। स्पीड आपके दरमियान जो है आपके और जो ट्रेन है उसके दरमियान जो स्पीड जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो स्पीड ग्रेटर हो जाएगी। ये वही कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड्स के साथ हमने पढ़ा था, ठीक हो गया। ऐसे कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में हम देखेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है।
वहाँ तक हमारा जो यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने फ्लूइड्स को कंसिडर करना था। और मैंने कोशिश की कि मैं उसकी इंपॉर्टेंट चीजें उठा लूँ। एक चीज आई थिंक दैट आई हैव मिस्ड, वो है जी आपका जो इक्वेशन ऑफ ये बर्नौली इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आपने इस चीज को नोट कर लेना है, दैट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, बट ऑन द अदर हैंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलोज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। अगेन एंड अगेन एक अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो मोशन होती है, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ आपके पास स्टेट करता है कि आपका जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दूसरा हमारे पास स्टेट करते हैं कि जो आपका फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, जो आपके पास जो है उसकी मेन पोजीशन है, और जो उसके पास आपके पास डिस्टेंस है, और फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हुक्स लॉ को फॉलो करती है। आप कह सकते हो कि आपका टाइप ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन इन व्हिच एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टुवर्ड द मेन पोजीशन। हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम आपके पास वो होता है जिसमें आप एक जो स्प्रिंग है उसके साथ एक मैश को अटैच करते हैं। इस सिस्टम को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ में हम सिंपल पेंडुलम को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम ये आपके पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपने बहुत गौर से सुनना और आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो नोट डाउन कर लेना है। सिंपल पेंडुलम, सिंपल आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक लेंथ है उसके साथ एक बॉब आप अटैच करते हो, उसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो अपनी मेन पोजीशन से, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, और आप इसका टाइम जो है वो नोट कर लेते हो या फिर लेंथ नोट करते हो, और आप उसकी जो है वो टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला E is equal to 2 pi L over G। ऑन द अदर केस जो आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है वो आपके पास 1/T होती है, तो ये इसकी उलट हो जाएगी। ये यहाँ पे 2 पाई नहीं, ये 1/2 पाई है। ये 1/2 पाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्रिक्वेंसी जो टाइम पीरियड है और फ्रिक्वेंसी इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। G/L भी होगा लेकिन यहाँ पे 1/2 पाई हो जाएगा। मेगा आपके पास G/L अंडर रूट इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू सिंपल G/L होगा। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, जब आपके पास एक सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, तो अब उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो कुछ एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ। नॉर्मल बनाता है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाता है, तो जो आपकी लेंथ होती है उसमें भी टेंशन होती है, ठीक है। थीटा जो है उसके दो दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। जो कंपोनेंट टेंशन को बैलेंस करता है दैट इज एम जी कॉस थीटा, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो एक ये आपके पास लेंथ होती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बॉब अटैच होता है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका जो है वो एम जी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो आपके पास टेंशन होती है, ऊपर की तरफ टेंशन, ठीक है, और नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा। ये तो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जो इस डायरेक्शन में होता है ना, ये डायरेक्शन जो होती है, यहाँ पे आपके पास एम जी साइन थीटा होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास बॉब है और इसकी इस डायरेक्शन में जो है वो एम जी साइन थीटा होगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। The motion of the simple pendulum is only due to the mg sin theta। मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास मोशन जो है वो किस वजह से है, तो बच्चे ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास तो थीटा इन्वॉल्व ही नहीं है, तो व्हाई वी आर टेकिंग द mg sin थीटा। सो आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो है वो g sin mg sin थीटा की वजह से जो मोशन है पेंडुलम में वो होती है। The most important concept is the length can be taken from the center of the gravity। आपके पास जो बॉब है इस सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से आपने कॉन्सेप्ट को लेंथ को जो है वो लेना होता है। An object with a filled with a liquid have the center of the mass at the center। अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फिल्ड है सारा आपके पास किसी भी लिक्विड से, आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दैट विल बी दैट सेंटर। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का भी सेंटर में होगा, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज फिल्ड विद द वाटर pouring देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड डाउनवर्ड। अगर इसमें वाटर है और यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ से पानी जो है वो ड्रॉप गिर रहा है, तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड द डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ये चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है और पीपीएससी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनके। तो चलते हैं कि हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन आपके पास आता है कि पेंडुलम इन द लिफ्ट एक्सेलरेटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन टाइम पीरियड विल बी।
हिंट मैंने आपको बता दिया है कि टी इक्वल टू एल ओवर जी होता है, तो अपवर्ड मूव कर रहा होता है, तो हमने जो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट था उसमें भी पढ़ा था कि अपवर्ड में जो हमारे पास जी प्लस ए हो जाता है, तो यहाँ पे जी प्लस ए होगा, यानी कि ये फैक्टर इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। ये है जी, अ चाइल्ड सिटिंग ऑन द स्विंग स्टैंड्स अप टाइम पीरियड विल, टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा। मैंने नीचे हिंट लिख दी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड अपवर्ड, हिंस टाइम पीरियड जो है वो टाइम जो है वो लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। बच्चे जहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपके पास, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहले जो थी ये एल है, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपने लेंथ कैलकुलेट करनी होती है ना। अब ये जो जहाँ पे बच्चा बैठा हुआ था, ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये खड़ा हो गया, ठीक है, और अब आपकी लेंथ ये हो गई है, अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, जो पहले यहाँ तक था अब वो जो लेंथ है वो कम हो गई है उसकी, ठीक है, जब कम हो जाएगी तो उसका मतलब ये है आपके पास जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपका टाइम पीरियड भी जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज हेलो sphere filled with the mercury. Mercury has filled and if 5% mercury is removed from the sphere, then the periodic time of the simple pendulum is, अगर आपने मरकरी को रिमूव किया है बच्चों, तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास जैसे जैसे जो लिक्विड है वो गिरना शुरू होता है, पहले आपके पास ये फील्ड था, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में था, अब क्या हुआ है आपके पास फील्ड में से 5% मरकरी निकला है, तो आपके पास ये चीज आ गई है। जब ये चीज आ गई इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया। जब सेंटर से नीचे शिफ्ट हुआ है आपकी लेंथ इंक्रीज होगी, जब लेंथ इंक्रीज होगी तो आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि सेंटर ऑफ जो इसका ग्रेविटी है वहां से हमें लेंथ को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम इज केप्ट ऑसिलेटिंग इन द लिफ्ट, ठीक है, एक ऑसिलेशन के साथ है। इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग डाउन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेक्स्ट अगेन ट्रिकिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने इसका हिंट नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अपने माइंड में रखना है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो बच्चों आपके पास जो एक्सेलरेशन होती है ना वो a इज इक्वल टू v बाई टी होती है। व्हेन देयर इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी ये आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। देन पीरियोडिक टाइम ऑफ द सिंपल टाइम जो होगा सिंपल पेंडुलम होगा वो क्या होगा, आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगी, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगी आपका टाइम पीरियड जो है उसमें आपको देख लेना है। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो आप टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज आपने जो है वो नोट करनी है, और इसका आंसर जो है आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना ताकि आपको मैं जो इसका करेक्ट आंसर बता सकूं, ठीक है। हाउ वे द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम बी अफेक्टेड, the time period of simple pendulum में कैसे इफेक्ट होगा, if it is moved from the surface of the earth to the deep mine, अगर आप डीप, अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। ये जो एक वो अर्थ होती है, अर्थ के सेंटर में जी जीरो होता है, जब जी जीरो होता है तो आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इस साइड पे डीप साइड पे आपका जो जी है डेट फॉलोज द जो जी है ये डेट फॉलो द इनवर्स स्केल, एज सुन एज योर रेडियस इज इंक्रीजिंग योर जी विल डिक्रीज, और जब जी विल डिक्रीज होगा तो योर टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ठीक हो गया। तो ये थी जी आज तक का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को खत्म किया, चैप्टर नंबर 7 को हमने स्टार्ट किया, और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 जो है वो रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चैनल के साथ जो है वो इन टच रहिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। लेक्चर्स को जो है वो अच्छे से लें, अपने नोट्स बनाएं, जो भी आपकी इश्यूज हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।